किया था। अष्टसूत्री विभाजन में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तो आपको पता ही है, प्रीतम राजपुरोहित, MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट, SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। अब जो अष्टसूत्री विभाजन जो होता है सब प्रोफेज फर्स्ट, अष्टसूत्री विभाजन को अगर अपन देखें बच्चों, जैसे ये पूरा अष्टसूत्री विभाजन है, ठीक है। अब इसके 4 फेज होती है। म्यूसिस फर्स्ट है, ये क्या है, म्यूसिस फर्स्ट, इसकी 4 फेज होती है। अगर अपन इसको बोले प्रोफेज, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ अभी, क्या है, ये है प्रोफेज, क्या है प्रोफेज। तो प्रोफेज पार्ट में, प्रोफेज के 5 है, कौन कौन सी, सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पकाईटीन, फिर डिप्लोटीन, लास्ट में आ जाता है डायाकाइनेसिस। तो अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर क्या पढ़ा पकाईटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायाकाइनेसिस। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट। ये प्रोफेज फर्स्ट की बात हो रही है, ये पूरा क्या है, ये है प्रोफेज फर्स्ट, ये क्या है प्रोफेज फर्स्ट। फिर आ जाएगा मेटाफेज, फिर आ जाएगा एनाफेज, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, टीलोफेज। ये इसको मतलब ऐसे अपन ऐसे पढ़ेंगे, क्या प्रोफेज फर्स्ट को पढ़ेंगे, उसके 5 को देखेंगे, फिर मेटाफेज फर्स्ट को देखेंगे, फिर एनाफेज को देखेंगे, लास्ट में टीलोफेज को देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे प्रोफेज फर्स्ट को देखना है। 5 में होता है लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पकाईटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डायाकाइनेसिस होता है, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आ जाता है, फिर आता है एनाफेज फर्स्ट आ जाता है, लास्ट में टीलोफेज फर्स्ट आ जाता है। जैसे मियोसिस फर्स्ट हो जाता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि जैसे इसमें अपन पढ़ते थे माइटोसिस में, उसमें आता था इंटरफेज, इधर इंटरकाइनेसिस आ जाता है। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच के गैप को क्या कहा जाएगा, कौन सी फेज कहा जाएगा, इंटरकाइनेसिस कहा जाएगा। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा, उसका कोशिका द्रव्य टीलोफेज, जो टीलोफेज होता है उसमें जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, थोड़े समय बाद तुरंत ही प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, इसका मियोसिस सेकंड का। अब इसको अपन वापस कंटिन्यू करेंगे आगे। सबसे पहले लेप्टोटीन को पढ़ेंगे, जाइगोटीन, पकाईटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, इनके। अब ये है सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि ये 5 डिवाइड क्यों किया गया है, प्रोफेज को 5 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, उसकी 5 फेज को नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसमें क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर, किसके आधार पर, क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम अलग अलग तरीके से इसमें बिहेव करता है। लेप्टोटीन की बात करें, तो इसमें बुक के समान दिखता है, लाइकेस बुक के। अगर जाइगोटीन की बात करें तो उसमें टेट्राड बाइवेलेंट दिखता है। पकाईटीन में रिकॉम्बिनेज दिखता है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय होगा तो क्या आएगा, वेरिएशंस आएगा। जो पेरेंट्स से जो भी प्रोजनी होगी उसमें डिफरेंस आएगा। इसलिए तो अपन ने कहा था मदर सेल्स और जो लास्ट म्यूसिस के बाद जो सेल्स बनती है वो जेनेटिकली रूप से एक दूसरे से डिफरेंट होती है। समझ में आया। उसके बाद आ जाएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में होगा क्याजमेटा बनेगा, एक्स जैसा दिखेगा, जिप की भांति खुलेगा। डायाकाइनेसिस में टर्मिनेशन हो जाता है। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आ जाता है। तो अपन शुरू करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की वापिस। ये है प्रोफेज फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन में होगा कि जो क्रोमोसोम होगा वो, अब देखो यहां से एज्यूम करो, बुक के समान दिखेगा। किसके समान दिखेगा, बुक के जैसा। क्या होगा, ये लेप्टोटीन। तो ये कौन सा होगा, इसमें क्या देगा, बुक के समान दिखेगा। दूसरा क्या है, जब प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट हुआ है तो संघनन होगा क्रोमोसोम का। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको ध्यान रखो। एनसीईआरटी क्या करती है, स्टेटमेंट दे देती है, फिर बोलती है ट्रू है या गलत, ट्रू है या फॉल्स।
तो कंडेंसेशन वर्ड उसको हटा देती है, कंडेंसेशन को हटा देती है, उसकी जगह दूसरे कोई और शब्द डाल देती है, तो क्या हो जाता है फॉल्स। अगर ट्रू कभी करना है जब क्या आएगा कंडेंसेशन। उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें बुक के समान होगा और क्रोमोसोमल संघनन होगा। फिर सेकंड कौन सी स्टेज आ जाएगी, जाइगोटीन। अपन ने लास्ट बार पढ़ा था कि ये सेंट्रोमियर होता है, इसके ऊपर टीलोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर टीलोमियर, और सेंट्रोमियर के बीच में लेंस जैसी एक चीज होती है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। अब ये क्या है, ये है टीलोमियर, ये भी क्या है, ये भी है टीलोमियर, और बीच में क्या है सेंट्रोमियर। अब काइनेटोकोर किस काम आती है, इसमें क्या होता है, इसमें आता है क्या, स्पाइंडल फाइबर आके जुड़ता है। कौन सा, क्रोमोसोमल। दो प्रकार के स्पाइंडल फाइबर होते हैं जो सेंट्रियोल से निकलते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस जो सीधा पोल से पोल की तरफ जाता है, ये अपन ने माइटोसिस में पढ़ा था कि एक होता है जो पोल से पोल की तरफ जाता है और एक होता है जो क्रोमोसोम तक जाता है। तो ये क्रोमोसोम तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल स्पाइंडल फाइबर। और जो पोल से पोल की तरफ जाता है उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पाइंडल फाइबर। समझ में आ रहा है, हिंदी में बोलते हैं आलंबन, तर्कुतंतु। ठीक है, तो अपन ने प्रोफेस फर्स्ट की लेप्टोटीन को भी देख लिया, जाइगोटीन भी देख लिया। जाइगोटीन पूरा नहीं देखा है अभी, तो बस बताया है। क्यों बताया, यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को अभी तो अपन तभी समझ पाएंगे जब अपन को पता चले सिस्टर क्रोमेटिड क्या है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी शायद मेंशन किया है, इन दोनों को समझाया। एक बार फिर वापस एक मिनट में, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, अभी समझा देता हूँ कि क्या। जैसे दोस्तों ये है सेंट्रोमियर, ये दोनों आपस में एक सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, इसका मतलब है ये है सिस्टर क्रोमेटिड। और वापस अगर इसके पास में आ जाए तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। परंतु क्या, परंतु बच्चों, अरे बच्चों यस, बच्चों यस, अगर ये और इसकी बात करें बच्चों तो ये क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों क्या है आपस में, होमोलोगस है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। कौन सा है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसकी ये सिस्टर क्रोमेटिड इन दोनों को पास में अलग अलग सेंट्रोमियर से जो सिस्टर क्रोमेटिड आके दिख रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे टेट्राड। अब ये टोटल क्या हो गया, टेट्राड या बाईवेलेंट। ये किस में दिखेगा, जाइगोटीन में। किस में दिखेगा, बी नंबर, जो जाइगोटी सेकंड पे आता है, जाइगोटीन किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की, जाइगोटीन में दिखेगा। और क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, एक तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, कौन से, होमोलोगस में, किसमें, होमोलोगस में, टेट्राड या बाईवेलेंट। क्या याद रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए, टेट्राड या बाईवेलेंट। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, कौन सा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्या, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
की पॉइंट याद करो। क्या की पॉइंट याद करना है? अरे बच्चों वापस बताओ, अरे दोस्तों क्या याद करना है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स याद करना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस, टेट्राड या बाईवेलेंट। टेट्राड या बाईवेलेंट, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, या क्या होना चाहिए? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या याद रखना है? वापस याद करो। अरे बच्चों एक बार फिर वापस हो जाए। क्या याद रखना है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स याद रखना है, सिस्टर क्रोमेटिड याद रखना है, टेट्राड या बाईवेलेंट याद रखना है, या होमोलोगस क्रोमोसोम याद रखना है। समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ? अरे वापस बोलो मेरे साथ, रिवीजन यही क्लास में, इसके बाद सब भूल जाना, एक बार देख लो फिर भूल जाना, फिर मैं नहीं बोलूँगा, सच्ची बताऊँ। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस, टेट्राड या बाईवेलेंट। समझ में आया? देखो याद करो, घर जाके अभी क्लास में जितना होता है वो याद किया करो, कहीं पे भी जो पढ़ते हो वो याद करो, घर जाके रिवीजन करो और थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करना सीखो। रिवीजन हमेशा फास्ट होता है, रिवीजन हमेशा फास्ट होता है। रिवीजन वही होता है एक शब्द से सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाए। अगर आप शुरुआत में भी एक चैप्टर को 4 घंटे दे रहे हो, एग्जाम से 1 महीना पहले भी 4 घंटे दे रहे हो, आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। रिवीजन कहाँ से? रिवीजन तो बहुत बड़ी बात है, रिवीजन तो बहुत बड़ी बात है। आपने नोट्स बनाए, जैसे नोट्स बने हैं, नए नए नोट्स है, पूरे नए नए नोट्स पढ़े, आपने पेन तक नहीं चलाया है, नए नए नोट्स है और आपने पेन तक नहीं चलाया तो आपको एग्ज़ाम में चीज़ें जल्दी कवर नहीं कर पाते हो। जितना पेन चला सको उतना नोट्स पे चलाया करो। क्या काम करना, 2 साल नोट्स पढ़ना, उसके बाद रखना ही तो है। फिर आप अपनी नई लाइफ जर्नी शुरू करोगे, वो पढ़ोगे। हाइलाइटर कम यूज़ करो, पेन को ज़्यादा यूज़ करो। उसके साइड में जो जगह उसके वहाँ पे पॉइंट लिखो, और कितने पॉइंट तुम जोड़ सकते हो वहाँ पे, वो सारी चीज़ें लिखो, तब जाके आपके नोट्स अच्छे से कवर होंगे। जैसे नोट्स कवर होंगे, जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको लग रहा है क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन के ऊपर आर लिख दो। आर का मतलब क्या हुआ? रिवीजन के टाइम में इसी क्वेश्चन को देखूंगा, एक बार ज़रूर देखूंगा, उसको देखो, उसकी कॉन्सेप्ट। अब आपको लग रहा है कि आपको टाइम एक चैप्टर बार बार ख़राब कर रहा है, तो उसको वापस उसकी क्लास से लो। कौन सा टॉपिक स्पेशली आपको स्पेशल कौन सा टॉपिक आपका क्वेश्चन गलत करवा रहा है? एक तरीका स्मार्ट स्टडी पढ़ने, फ्लो चार्ट में चीज़ों को पढ़ा करो। फ्लो चार्ट बहुत प्यारी चीज़ होती है, वो सारा रिवीजन जल्दी करवा देती है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, 10 पेज का मान लो कोई चैप्टर था, उसको आपने 1 पेज के ऊपर फ्लो चार्ट में बना दिया। सारी चीज़ें तो उधर पढ़ रखी है, क्वेश्चन भी क्लिक कर जाएगा, पर आपको क्या करना है? एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट बना देना है। जैसे ही आप उस फ्लो चार्ट को फॉलो करोगे, 1-2 दिन शुरुआत में 1-2 महीने प्रॉब्लम्स होगी फ्लो चार्ट में बनाने में भी, हर चीज़ में भी, बाद में वो आपके लिए बहुत ही मतलब यूज़ हो जाएगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा। वो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर करवाएगा और अच्छे तरीके से भी करवाएगा। और तो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज होना चाहिए। पहले मैं थ्योरी ज़्यादा पढ़ता था, क्वेश्चन कम करता था, फिर मैंने क्वेश्चन और थ्योरी दोनों साथ में पढ़ना स्टार्ट किया। लास्ट में ऐसा टाइम आ गया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने का मन होता था, थ्योरी पढ़ने का मन ही नहीं होता था, और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो गलत होते थे तो वापस थ्योरी देखते थे। ये चीज़ होती है। चलो जाइगोटीन कौन सा, सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा? लेप्टोटीन। क्या पढ़ा था? लेप्टोटीन। फिर क्या पढ़ा? जाइगोटीन। अब कौन सा देखेंगे? पकाइटीन। अब कौन सा देखेंगे? पकाइटीन को देखते हैं कौन सा है? पकाइटीन। अब कौन सा है? पकाइटीन है। देखो बच्चों, पकाइटीन में क्या होगा? रिकॉम्बिनेज। क्या? रिकॉम्बिनेज ग्लैंड दिखेगी, और एक एंजाइम यहां पे यूज होता है, रिकॉम्बिनेज। अब एनसीईआरटी ये एंजाइम किससे बना हुआ होता है इसका मेंशन नहीं करती है। जब हम पढ़ते थे, अभी करती है कि ये नहीं पता, नया अपडेट आया तो उसमें करती है कि नहीं पता। जब हम पढ़ते थे वहां पे सिर्फ ऐसे लिखा हुआ आता था, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। वो किसका बना होता है? वो बना होता है, किसका बना होता है? वो बना होता है एंडोन्यूक्लियेज प्लस लाइगेज का। एंडोन्यूक्लियेज प्लस लाइगेज का। एंडोन्यूक्लियेज प्लस लाइगेज का।
क्या, रिकॉम्बिनेज। और तीसरा यहाँ पे क्या होता है, जीन क्रॉसिंग होता है, ये याद रखना, जिससे क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, विविधता आएगी। क्या आएगी हिंदी वालों, विविधता आएगी। और क्या होगा, किस लिए आएगा, ताकि यहाँ क्या हो रहा है, जीन क्रॉसिंग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जीन क्रॉसिंग हो रहा है। कैसे, तो ऐसे ये वाला जीन इन दोनों में क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए क्या आएगी, वेरिएशन। किस में आएगी, पकाइटिन में। किस में आएगी, पकाइटिन में। तो इसमें क्या याद रखना है, जीन क्रॉसिंग याद रखना है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम याद रखना है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम के नाम पे रिकॉम्बिनेज ग्लैंड याद आ जाएगी। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम किसका बना होता है, एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज का। किसका बना होता है, एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज का। उसके बाद अगर चौथी स्टेज का बात करें तो कौन सा आता है, प्रोफेज फर्स्ट की चौथी स्टेज का नाम बात करें तो कौन सा आता है, चौथी स्टेज कौन सी आती है, वो आती है डिप्लोटीन। चौथी स्टेज कौन सी आती है, डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन को अपन कैसे पढ़ेंगे, इसमें एक्स नाम क्याजमेटा दिखता है। क्या दिखता है, क्याजमेटा। कैसा, एक्स आकृति का दिखता है। क्या होगा यहाँ पे, सिनेप्टो निमल जो भी कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, सिनेप्टोनिमल जो भी कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या होगा, उसका क्या होगा, विघटन हो जाएगा। वो धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपीयर होना। और एक और एनसीईआरटी बोलता है, कौन बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है। क्या बोलता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलती है बच्चों, एक लाइन आती है, एनसीईआरटी बोलती है ये चीज़ याद कर लो, क्या, ये कुछ कोई वर्टिब्री है। क्या है, वर्टिब्री के जो उस साइड होते हैं, उसके उस साइड में ये कहीं मंथ से लेके ईयर तक पाई जाती है। कौन सी स्टेज पाई जाती है, डिप्लोटीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिप्लोटीन की। कब पाई, किसमें, वर्टिब्री में। मेंशन किया है सम वर्टिब्रीज, सम वर्टिब्रीज। उसमें क्या होगा, उसके उस साइड में क्या होगा, मंथ से लेके ईयर तक। ये मंथ भी हो सकता है या ईयर तक हो सकता है। कौन सी स्टेज पाई जाएगी, डिप्लोटीन। ठीक है। उसके बाद अगर अपन अगली बात करें, पांचवा कौन सा आ जाएगा, पकाइटिन। सॉरी, पकाइटिन पढ़ लिया, थर्ड पे आता है, पांचवा आ गया डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा जो एक्स जैसा दिखा था, उसका उपांति भवन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपांति भवन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपांति भवन होना। और 500 क्या हो जाएगा, इससे एक और क्या हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये चारों चीज क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, डायाकाइनेसिस में। किसमें हो जाएगी, डायाकाइनेसिस में। क्या क्या होगा डायाकाइनेसिस में, टर्मिनेशन होगा। किसका होगा, क्याजमेटा का। किसकी बातें खुलेगा, जिप की बातें। जिप की बातें क्या होगा, खुलेगा, उसका टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसका, क्याजमेटा का होगा। और क्या याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और न्यूक्लिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं दोस्तों, इसमें डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे प्रोफेज फर्स्ट खत्म होगा, कौन सा आ जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि ये सेल है, ये सेल है, ये इसके सेंट्रियोल्स है। अब जो
सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में जो होमोलोगस आए थे वहाँ पास में, वो क्रोमोसोम वो क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, वो इसके काइनेटिक कोर से जुड़ जाएगा, काइनेटिक कोर से जुड़ जाएगा। और ये क्या है, ये है मेटाफेजिक प्लेट। और इसमें क्या होगा, मेटाफेज में जो सेंट्रल से अपोजिट ध्रुव की तरफ चले जाएंगे, अपोजिट वॉल्स की तरफ चले जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे हो जाएगा। अच्छे तरीके से इस क्रोमोसोम को देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटाफेज के बाद क्या आ जाएगा, एनाफेज। क्या आ जाएगा, एनाफेज। अब एनाफेज को अगर अपन बात करें, एनाफेज की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और सेंट्रोमियर ध्रुव की तरफ गति करने लगेगा। तो सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ गति करेगा। किसकी तरफ करेगा, पोल्स की तरफ गति करेगा। इसकी तरफ, पोल्स की तरफ गति करेगा। और क्या होगा, ये जो गति किसके कारण होती है, यहाँ पे मोटर प्रोटीन होता है, वो क्या करेगा, सेंट्रोमियर्स को पोल्स की तरफ खींचेगा। किसको खींचेगा, सेंट्रोमियर को। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर्स होगा, वो तो किसकी तरफ होगा, पोल्स की तरफ आगे होगा। और जो आर्म होती है क्रोमोसोम की, वो क्या होगी, जो भुजाएं होगी वो क्या होगी, पीछे होगी। आगे कौन होगा, सेंट्रोमियर, पीछे कौन होगा, भुजाएं। देख रहा है ना, ये सेंट्रोमियर आगे की तरफ आ रहा है। सेंट्रोमियर को मैं वाइट कलर से शो कर रहा हूँ, सेंट्रोमियर आगे की तरफ, ये जो आर्म है ये पीछे की तरफ। ये किसमें होगा, एनाफेज में होगा। तो इसमें क्या है, क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या, जो इसमें क्रोमोसोम है उसकी नंबर दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। ये याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन है और 5 स्टार क्वेश्चन है। क्या, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसमें डबल हो जाती है, एनाफेज फर्स्ट में। क्यों होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर का एक और बात, जो एनाफेज फर्स्ट होता है उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। ये याद रखना, ओनली होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो अलग होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था वो अलग होता है, इसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा। और क्या होगी, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद क्या होगा, आगे की कौन सी फेज आएगी, उसके बाद आएगी चौथा नंबर पे टीलोफेज। टीलोफेज में वही है, क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएंगे कौन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो केंद्रिका जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वापस अपीयर हो जाएंगे। और इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा, इंटरकाइनेसिस। क्या होगा, इंटरकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, इंटरकाइनेसिस। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड। क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड। फिर मियोसिस सेकेंड एकदम किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा। किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा। ठीक है, पर तो इसमें डीएनए का, मियोसिस सेकेंड में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, क्रॉस कर रहा हूँ, नहीं होता। किसका नहीं होता, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है।
अब जैसे अपन मियोसिस को पढ़ेंगे, मियोसिस सेकंड को, इसकी प्रोफेज सेकंड को पढ़ेंगे, मेटाफेज सेकंड को पढ़ेंगे, एनाफेज सेकंड को पढ़ेंगे, टीलोफेज सेकंड को पढ़ेंगे। तो अपन वापस कहाँ से शुरू करते हैं? प्रोफेज सेकंड से। किससे शुरू करेंगे? प्रोफेज सेकंड से। देखो प्रोफेज सेकंड, वही क्रोमोजोमल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। अरे अब तो याद होना ही चाहिए, क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी वालों क्या याद स्टार्ट हो जाएगा? संघनन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी वगैरह वो वापस क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी फिर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? इसके बाद कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? सेकेंड मेटाफेज सेकेंड। इसमें क्या होगा? वही मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। क्या बनेगी? मेटाफेजिक प्लेट होगी। वही उसमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हो सकती है। तीसरे पे कौन सा आ जाएगा? एनाफेज सेकेंड। इसमें एक चीज़ याद रखने की बात है, वो क्या है? इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। सो क्या होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, ये याद रखना। और क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ, उसके बाद क्या होगा? भाई सेंट्रोमियर किसकी तरफ गति करेगा? सेंट्रोमियर किसकी तरफ गति करेगा? पोल्स की तरफ। जैसे इधर है, ये क्या है? पोल है, इधर मैंने पोल लिख दिया, तो सेंट्रोमियर आगे आ रहा है और भुजाएं पीछे है। भुजाएं कहाँ है? पीछे। भुजाएं कहाँ है? पीछे। और सेंट्रोमियर आगे जा रहा है। ठीक है। लास्ट में कौन सा आ जाएगा? टीलोफेज। चौथा नंबर पे कौन सा आ जाएगा? टीलोफेज सेकेंड। कौन सा आ जाएगा? टीलोफेज सेकेंड आ जाएगा। अब जो टीलोफेज सेकेंड होता है, जो टीलोफेज सेकेंड होगा, टीलोफेज सेकेंड में अपन क्या देखेंगे? टीलोफेज सेकेंड में क्या हो जाएगा? वही डिसअपीयर हो जाएंगे। कौन से? क्रोमोजोम जो दिखते थे। क्या होते? जो दिखते थे। वो कैसे होंगे? डिसअपीयर। ये देखो ऐसे ऐसे डिसअपीयर हो जाएंगे। ये केंद्र के वापस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ जाएगी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस वापस अपीयर हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। अब कोशिका द्रव्य विभाजन अपन अगर बात करें किसका? साइटोकाइंस की। क्या बोलेंगे? साइटोकाइंस। कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करें, उसमें दो कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन अगर अपन बात करते हैं प्लांट की, क्या बात करें? प्लांट की और एनिमल की। क्या? एनिमल की। किसकी? प्लांट की और एनिमल की। प्लांट में कोशिका की बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति। बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति। क्या होगी? बाहर क्या क्या होगी? यहाँ पे प्लांट में बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी। क्या होगी? कोशिका भित्ति। जिससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और जब अपन एनिमल की बात करें, एनिमल में बाहर की तरफ क्या होगी? सिर्फ ओनली क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। तो इसमें खांच से होता है। किससे होता है? खांच विधि से। कौन सा? खांच मेथड। क्या होगा? खांच मेथड से होगा। इसमें क्या होगा? अंदर से बाहर की तरफ होगा। अंदर से बाहर की तरफ होगा। ये बाहर से अंदर की तरफ होगा। ये अंदर से बाहर की तरफ होगा। ये बाहर से अंदर की तरफ होगा। मतलब ये कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय होगा। ये कैसा होगा? अभिकेंद्रीय होगा। ये कौन सा होगा? अपकेंद्रीय। और ये कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय। ठीक है। इसके साथ अपना होता है साइटोप्लाज्म सेल डिवीज़न पूरा। अब लास्ट में एक समरी बनाने जा रहा हूँ। समरी देख लेना अगले 2 मिनट की वीडियो में। 2 मिनट का एक और वीडियो आएगा, उसमें समरी दिखाऊंगा। उसमें सिर्फ क्या है, जो मियोसिस सेकंड पढ़ा उसकी समरी है। एक पेज पे समरी है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो अपन मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दे सके। और
कोशिश तो सबकी अच्छी होती है अच्छी अच्छी चीज़ें करने की। एनसीईआरटी मैं बस एनसीईआरटी फॉलो करूँगा और एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाता है। इसके बाद भी पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें, चाहते तो MBBS फर्स्ट ईयर का पढ़ा लो, सेकंड ईयर का पढ़ा लो, थर्ड ईयर का पढ़ा लो, BSc का पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो, पर काम की चीज़ें क्या है? एनसीईआरटी। काम की चीज़ें अपने लिए क्या है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी अपने लिए बहुत सफिशिएंट है। एनसीईआरटी अच्छे से करना, एनसीईआरटी अच्छे से करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। जैसे एनसीईआरटी में एक एनिमल किंगडम है, वहाँ पे जो कोइनोसाइट दे रखा है फोरिफेरा में, उसका नेचर उसकी समरी में दे रखा है कि वो फ्लैजिलेटेड होती है, वो फ्लैजिलेटेड होती है। तो अगर किसी ने थियरी पढ़ा है और समरी नहीं पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन गलत होगा, वो आके बोलेगा कि नीट ने एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन दिया है। और यही इसने मेंशन कहाँ पे किया है? लोकोमोशन है मोमेंट वाले में, कि कोइनोसाइट होता है, जो फोरिफेरा में जो कोइनोसाइट होती है वो क्या होती है? वो फ्लैजिलेटेड होती है। अगर दो चैप्टर को कनेक्ट करें, वहाँ वाली चीज़ अगर इसमें अपन नहीं जोड़ सकते तो अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होगी। एनसीईआरटी को अपन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब। एनसीईआरटी कहीं से भी पूछी जाए, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, समरी से पूछा जा सकता है, या जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें से पूछा जा सकता है। वो राइटर, जो बार राइटर इनका नाम दे रखा होता है, वहाँ से पूछा ही जाता है। 20वीं सदी का डार्विन वो वगैरह पूछे गए थे। 3 कौन से प्राइज़ दिए जाते हैं? बॉल जोन, काफूड, इंटरनेशनल प्राइज़ वगैरह। तो एनसीईआरटी को एक एक चीज़ देख लो, एनसीईआरटी की एक एक चीज़ देख लो अच्छे तरीके से, ताकि अपन एनसीईआरटी को तो कवर करें अच्छे ढंग से। अपन कुछ चीज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो बेसिक तो चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर एनटीए एग्ज़ाम दे रही है, कि एनटीए किसको फॉलो करके एग्ज़ाम दे रही है? नीट का, एनसीईआरटी को। अब जब एनटीए ने एनसीईआरटी को खुद को बनाया, बोला है कि हम एनसीईआरटी बेस बनाएंगे, तो वो चीज़ें सबसे पहले अपन क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर उसके बाद कोई टाइम मिलता है तो ज़रूर पढ़ेंगे दूसरी चीज़ें, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसको ज़रूर पढ़ेंगे दूसरी चीज़ें। पर सबसे पहले क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ो, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ो। फिजिकल की बात करें तो सॉलिड स्टेट जैसे कोई चैप्टर है, या सॉल्यूशन जो चैप्टर है, उसमें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से दे रखे हैं। वही एनसीईआरटी के एग्जाम वहाँ पे पूछे जाते हैं, राउल्ट के नियम वाला वो वगैरह। अब मॉड्यूल्स अगर बाहर देखें तो उसमें 10-10 एग्जाम्पल दिखाई रहते हैं, पर एनसीईआरटी में 2-3 है, और पूछे वो 2-3 आते हैं। अपन 10 याद करते हैं, उसके चक्कर में वो 2-3 एग्जाम्पल भूल जाते हैं। तो अपन को क्या करना, फॉलो करना है? एनसीईआरटी। क्या फॉलो करना है? एनसीईआरटी फॉलो करना। बायो में तो पूरा करना है। उसके बाद जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हो उसमें बाहर से पढ़ो। अगर जो 10 एग्जाम्पल याद हो रहे हो तो अच्छी बात है। अगर वो याद नहीं हो रहे हो, बार बार क्वेश्चन हो रहा है, गलत हो रहा है, तो कम से कम जो एनसीईआरटी में जो राउल्ट के या कुछ एग्जाम्पल दे रखे वो याद करो, वो याद होने चाहिए। हो सकता है नीट में उनसे ही आ जाए। इसलिए एनसीईआरटी प्यारी बुक है। बायो को तो एनसीईआरटी से पढ़ना है। एक बार बायो आपकी एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाए। हाँ, टेस्टों में बड़ी बात क्वेश्चन क्या रहता है कि सर अपन ने एनसीईआरटी पढ़ी, पर टेस्ट में मार्क्स एनसीईआरटी से टेस्ट जो पेपर है वो बनता नहीं है। एनसीईआरटी का पेपर, वही जो टेस्ट में पेपर आता है, जो भी कोचिंग है जो अपनी इंस्टीट्यूट पेपर सोल्व करवाती है, वो एनसीईआरटी से तो देती नहीं है, तो अपने मार्क्स नहीं आते। तो अपन को क्या करना है? कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप केमिस्ट्री 180 की, फिजिक्स 180 की, टोटल 360 है, इसमें अच्छा मार्क्स लेके आओ। और उधर अगर बायो में 250 भी मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स तो एनसीईआरटी पढ़ के आते ही आते हैं, तो भी कोई कुछ नहीं, सोचो ही मत। ठीक है 250 आ रहे हैं, ठीक है, शुरू कर रहे हो कि तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। जैसे जैसे माइनर से मेजर, जैसे जैसे माइनर से मेजर लास्ट के 2-3 मंथ के जो पेपर होते हैं, वहाँ पे कोचिंग वाले भी एनसीईआरटी फॉलो कर देते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्क्स अपने आप 250, 270 से लेके 320, 330 तक पहुँच जाते हैं, और ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा हो जाता है। तो क्या करना है? अभी मॉड्यूल्स के चक्कर में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी जो मॉड्यूल्स एनसीईआरटी में अलग से मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, अलग से ग्रंथ पढ़ रहे हो, वो मत पढ़ो। एनसीईआरटी को एक बार फॉलो करो, लास्ट तक देखो। जब मेजर टेस्ट हो रहे हैं उसमें आपको अगर रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो। हेडेक लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मॉड्यूल्स तो अपन पूरे पढ़ नहीं पाएंगे, मॉड्यूल्स तो पूरे पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसके चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री पीछे रह जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को साथ में लेकर चलना, तो एनसीईआरटी से करो बायो। और एनसीईआरटी से बायो करने पे ऐसा भी नहीं है, सिलेक्शन होगा ज़रूर होगा। हम खुद 3 सगे डॉक्टर हैं,
3 सगे भाई डॉक्टर है, एनसीईआरटी पढ़ के निकले हैं भाई, 2 एमबीबीएस कर रहे हैं और 1 डॉक्टर है खुद, और चौथे का भी हुआ है इसी 2024 में। मतलब जो बड़े वाले भैया है उनका 2014 बैच है, फिर मेरा 2021, मेरे से छोटा उसका 2022 और उससे छोटा उसका 2024। अब 4 भाई निकल रहे एक साथ, इसका मतलब है कि हमने सिस्टमेटिक वही चीज़ें पढ़ी जो मेरे को बताया गया है। मेरे को मेरे भाई ने बता रखा था एनसीईआरटी फॉलो करनी है, मैं एनसीईआरटी फॉलो करता था। मेरी वाली एनसीईआरटी को पढ़ा मेरे छोटे भाई ने, और मेरे छोटे भाई ने जब 2022 का पेपर दिया था वो एनसीईआरटी, उसमें बायो की एनसीईआरटी थी, उसने बायो एनसीईआरटी से पढ़ा था। और नीट 2022 में जो एनसीईआरटी से बायो पूछा गया था वो बड़ा लेंदी था, नीट 2022 का बायो बड़ा लेंदी था, पर इसके 350 मार्क्स थे 360 में से, क्योंकि एनसीईआरटी को इसने अच्छे से कर रखा था। और दूसरा इसको क्या फ़ायदा हुआ, मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी थी, तो मैंने जब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी थी तो मेरे एनसीईआरटी का फ़ायदा इस छोटे को हुआ। और इन दोनों के हम मतलब जैसे मैंने जो एनसीईआरटी फॉलो की थी वो मेरे छोटे भाई ने की, वही मेरे छोटे भाई 2024 में उसका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चीज़ मेंशन कर रखी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लगे कहीं से टॉपिक कवर नहीं हो रहा तो मॉड्यूल्स को देखो, जो एग्ज़ाम टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ लग रहा है कि आपको अच्छे से प्यारा सा क्वेश्चन बन रहा है, जो अच्छे से प्यारा सा क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से कर सकते हो, तो एनसीईआरटी के साइड में जो जगह रहती है मैं हर बार बताता हूँ उस पर मेंशन कर दो। पर लास्ट में करना क्या है, एंड ऑफ द रिजल्ट एनसीईआरटी पढ़नी है। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे, तो अपने आप लग जाता है कि हाँ आप सिलेक्शन की कगार पे है, सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मैं बात करूंगा कि 4 महीने में कैसे रिवीजन कर सकते हैं, मैंने रिवीजन कैसे किया था, और मैंने मेरे छोटे भाइयों को भी क्या चीज़ बताई थी कि उससे उन्होंने भी वही रिवीजन किया था। अब मई में एग्ज़ाम है तो एक वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा, सिर्फ उस पर बात करूँगा कि रिवीजन कैसे करें। अच्छे है, मेरे से भी मोटिवेशनल स्पीकर भी है, हर कोई है वो अच्छे से, पर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा और मेरे भाइयों का एक्सपीरियंस बताऊँगा कि हम तीनों भाई विदिन 3 ईयर में 3 भाई निकले हैं, 21, 22, 24, 4 साल में 3 भाई निकले हैं। तो हमने वही चीज़ फॉलो की थी। ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ा, इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ा, उनको एक साथ कैसे किया, फिजिक्स का कैसे किया, बायो तो एनसीईआरटी से पढ़ा ही था, उसको साथ में कैसे लेके चले, टेस्ट पेपर को कैसे सोल्व किया, क्या एक ही कोचिंग जो भी है उसके टेस्ट पेपर पूरे अपने लिए खूब है क्या, वो उसको ही सोल्व करे या सफिशिएंट है कि नहीं है, वो एक मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें 10-15 मिनट का देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो मतलब लगे कि हाँ कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि हम तीनों भाई ने जो चीज़ें फॉलो की थी 2014 में, भाई इनके टाइम AIPMT होगा करता था, अब ये हुआ तो 2000, फिर भी इनको पता था AIPMT 2014 में दिया था, फिर भी उन्होंने मेरे को एक चीज़ के लिए बोला, क्या मेरे को क्या करना है, एनसीईआरटी करना है, और वही मैंने मेरे छोटे भाइयों को बोला। और अभी 2026 का पेपर देगा मेरा एक और छोटा भाई, चाचा जी का बेटा, वो सेम चीज़ फॉलो कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, 26 में सिलेक्शन लेगा, लिख के ले लेना, क्योंकि अभी उसके मार्क्स 650 से ऊपर आ रहे हैं। तो अभी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, 15 मिनट का वीडियो होगा, हेल्पफुल होगा कि एनसीईआरटी के साथ रिवीजन कैसे हो, रिवीजन कैसे करें। अभी मई में एग्ज़ाम है, उसके लिए वो तरीका अपनाना हो सकता है, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप जैसे उसके लिए यूज़ करोगे, अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ और आप अगर उस तरीक़े को और उस चीज़ मतलब जो मैंने तरीका अपनाया था उसको आप मानते हो, और अगर उसके हिसाब से आप अगर सिलेबस कंप्लीट करने की तैयारी करते हो, 4-5 दिन में आपको उसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि सही है या गलत है, आपके लिए हेल्पफुल है क्या नहीं है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, ह्यूमन फिजियो का है, और जहाँ तक मेरे को सुनने में आ रहा है कि 16वां चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम एनटी ने हटा दिया है, जो तो 17वां चैप्टर है रेस्पिरेटरी